Start. So, hello everyone. Today हमने अभी तक एनवायरनमेंट में आपकी जो जर्नी शुरू हुई थी उसमें हमने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में जान लिया था। हमने जो है स्पीसीज़ के बारे में थोड़ा जान लिया था। हमने बायोम, बायोस्फीयर, इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया था। आज जो हम शुरू करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम चीज़ों को जानना शुरू करेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का एक्सटेंशन है हमारे यहाँ, और बहुत सारी चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और आई होप कि आप सब इन्जॉय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो जानना है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना है, एक है बायो और एक है डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया वैरायटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट हैं आपके, उनमें जो आपको वैरायटी दिखती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एनवायरमेंट में और इकोसिस्टम में आपने दो कंपोनेंट पढ़े थे, एक पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट और एक पढ़ा था अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन से थे? जिनमें लिविंग पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, और अबायोटिक कंपोनेंट कौन से थे? जिनमें नॉन लिविंग पर्सपेक्टिव होता है। और बायोडाइवर्सिटी किसकी बात करती है? बायोडाइवर्सिटी उस एनवायरमेंट के या इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में जो डाइवर्सिटी है उसकी बात करती है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट नहीं, बायोटिक कंपोनेंट में जो डाइवर्सिटी होती है उसकी बात करती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ लाइफ। चलिए, इसको आप कैसे और समझ सकते हैं कि वैरायटी ऑफ लाइफ कैसे? देखिए, वैरायटी ऑफ लाइफ को आप ऐसे और समझ सकते हैं कि आपने देखा है कि आपके चारों तरफ, जब आप देखेंगे अपने एनवायरनमेंट में चारों तरफ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको बहुत सारे तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे तरीके के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लांट में भी बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं, उनमें भी डाइवर्सिटी है। एनिमल्स में भी आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं एनिमल्स की एक स्पीसी में बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब आपकी जो है बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, ये सब आपकी जो है, इसको जिस टर्म से डिफाइन किया जाता है उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आप यहां देखिए, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज एन एब्रीविएटेड वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज एन एब्रीविएटेड वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या है? अब यहां से समझिए, ये क्या है? कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, 1992 में 1992 में वर्ल्ड के लगभग सारे देश इकट्ठे हुए और उन्होंने एक समिट की। उस समिट का नाम था रियो अर्थ समिट। ठीक है, रियो अर्थ समिट। इस रियो अर्थ समिट में क्या हुआ? इस रियो अर्थ समिट में कुछ, जैसे दुनिया के सामने ना कुछ चैलेंजेस थे। दुनिया के सामने 5 बड़े चैलेंजेस थे उस टाइम पे, उस दौर में। बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए, एक चैलेंज ये था। डेजर्टिफिकेशन से कैसे डील किया जाए, एक चैलेंज ये था। क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाए, एक चैलेंज ये था। फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, एक चैलेंज ये था। ठीक है, और एक चैलेंज था कि डेवलपमेंट किया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ठीक है,
इस तरीके के कुछ चैलेंजेस जो थे वो दुनिया के सामने थे। तो उसी में जो एक चैलेंज था बायोडाइवर्सिटी का, उससे रिलेटेड रियो अर्थ समिट में एक कन्वेंशन होता है जिसका नाम था कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सीबीडी। ये कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ने प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया किसी एक डेफिनेशन पे एग्जिस्ट या सस्टेन नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वेस्टर्न कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट थे तो वो अपने हिसाब से बायोडाइवर्सिटी को डेफिनेशन को बनाना चाहते थे। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अपने इश्यूज थे, अपने कंसर्न थे, उसके हिसाब से वो बायोडाइवर्सिटी को बनाना चाहते थे। तो जब ये सब बैठे तो इन्होंने एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन बनाई कि बायोडाइवर्सिटी हम किसको बोलते हैं। तो इन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया, आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी क्या है। उन्होंने बोला बायोडाइवर्सिटी एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम all sources including inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species and of ecosystem. ये उन्होंने एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी। अब इसमें का मतलब क्या है, इसको समझिए कि क्या ये डेफिनेशन कह रही है। ये डेफिनेशन तीन पर्सपेक्टिव की बात कर रही है। क्या तीन पर्सपेक्टिव हैं? इनका पहला पर्सपेक्टिव है वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पहला कंसर्निंग पॉइंट है जो इन्होंने ध्यान दिया कि हम किसको बायोडाइवर्सिटी मानेंगे। तो उन्होंने कहा जो वेरिएबिलिटी होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, पहले उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। बोले एक पैरामीटर होगा ये जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरा पैरामीटर क्या था इनका? इनका दूसरा पैरामीटर क्या था? दूसरा पैरामीटर था वेरिएबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। दूसरा जो पैरामीटर था इनका वो था वेरिएबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। दूसरा जो इन्होंने ध्यान दिया, बोले इस चीज पे, बोले वेरिएबिलिटी, पहली बात तो आपको किस में दिखती है वेरिएबिलिटी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे आपको तरीके, बहुत सारे डाइवर्सिटी दिखती है। साथ ही साथ में आपको इकोसिस्टम की वेरिएबिलिटी दिखती है। कैसे? आपने देखा टुंड्रा फॉरेस्ट, आपने देखी टैगा, आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, सोला फॉरेस्ट, इस तरीके की वेरिएबिलिटी भी है। तो ये इकोसिस्टम जो हैं इनमें आपको वेरिएबिलिटी दिखती है। क्या इकोसिस्टम हो सकता है एक्वेटिक हो, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे आपको मैंग्रोव्स दिखते हैं, आपको क्या कहते हैं जिनको आप बोलते हो लेक्स, क्या बोलते हो आप उनको, एस्चुरीज, एस्चुरीज हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, ये सब पॉन्ड हो गए, ये सब आपको कैसे इकोसिस्टम है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जाओगे तो आपको कितने इकोसिस्टम दिखते हैं? ग्रासलैंड्स हो गए, ग्रासलैंड्स भी होते हैं, फॉरेस्ट भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो हैबिटाट है जहां ये सब स्पीसीज रह रहे हैं उनमें भी कितनी वेरिएबिलिटी है। तो दूसरी चीज उन्होंने क्या कंसीडर की अपनी डेफिनेशन में? वेरिएबिलिटी ऑफ हैबिटाट या फिर उनका इकोसिस्टम, ठीक है, वो कहां रह रहे हैं, किस तरीके से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, कहां किस जगह पे, तो उसकी वेरिएबिलिटी, उसमें भी वेरिएबिलिटी है। तीसरा जो था, जो उनका तीसरा कंसर्निंग पॉइंट था, तीसरा कंसर्निंग पॉइंट था उनका डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज
एंड बिटवीन स्पीसीज। ये उन्होंने तीसरा पैरामीटर था जो उन्होंने डेफिनेशन में इंक्लूड किया। अब इसका क्या मतलब है? वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज एंड बिटवीन स्पीसीज। आप देखते हैं, एक तो स्पीसीज के बीच में डाइवर्सिटी है, क्या? हाथी हो गए, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जिराफ, मेंढक, ये सब डाइवर्सिटी है बिटवीन स्पीसीज में। फिर आप देखते हैं कि स्पीसीज में भी अपने अंदर एक डाइवर्सिटी होती है। जैसे आपको मंकी के कितने सारे टाइप मिलते हैं आपको, है ना? रेसिस मकाओ आपको मिलता है, ठीक है, गोल्डन लंगूर आपको मिलता है देखने को। तो इन विद इन स्पीसीज कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। गिलहरी आपको कई टाइप की मिलती हैं, सांप आपको कई टाइप के मिलते हैं। तो उन्होंने अगली डाइवर्सिटी को किसको कंसीडर किया अपनी डेफिनेशन में? अगली डाइवर्सिटी उन्होंने ये कंसीडर की। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ने तीन चीजों को एक्सेप्ट किया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन बनाने के लिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन का मतलब होता है जिसको सब माने, पूरी दुनिया माने। तो उन्होंने तीन बातों पर ध्यान दिया। बोले देखो, पहली बात तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएबिलिटी है, तो बोले उसको कंसीडर करो। दूसरी वेरिएबिलिटी आपको दिखती है उनके हैबिटाट में, जहां वो रहते हैं, उनके इकोसिस्टम में, तो उन्होंने उसको कंसीडर किया, उसमें क्या वेरिएबिलिटी है। और तीसरा उन्होंने कंसीडर किया डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज एंड बिटवीन स्पीसीज, ठीक है। ये तीन चीजें थी जिसको कलेक्ट करके उन्होंने एक डेफिनेशन दी डाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की, जो ये है, ठीक है। ये वो डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन इसके हिसाब से क्या है। इसी वजह से आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो इंडिया ने अप्लाई किया 2002 में, इंडिया ने एक एक्ट लाया 2002 में जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। उस एक्ट में भी यही डेफिनेशन को माना गया, उसमें भी हमने इसी डेफिनेशन को माना, ठीक है। तो ये होता है आपका बायोडाइवर्सिटी। टेक्निकल टर्म में आप कहेंगे ये, उसको इजी कैसे समझाया वो ये है कि हमने क्या क्या चीजें देखी हैं जिसके हिसाब से हम बायोडाइवर्सिटी को मानते हैं, और ये, ठीक है, ये आपकी बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? अब पढ़ लेते हैं। Thus, biodiversity refers to the variety of forms the different plants, animals, microorganisms. It also includes the genes they contain and the ecosystem they form. ठीक है, मैंने आपको सब समझा दिया था कि सबकी बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने कंसीडर किया। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ वेरी फ्रॉम 3 million to 100 million. The UN Convention on Biodiversity says there are some 13 million species of which 1.75 million have been described. मतलब क्या है कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो लगभग इतनी स्पीसीज का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जबकि 13 मिलियन स्पीसीज हैं, इतना उनका आइडिया है। लेकिन उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 1.75 मिलियन स्पीसीज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये इसका कहना है। आगे देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, इसके बारे में क्या कहते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है, कि कितनी स्पीसीज हैं, ठीक। तो ये स्पीसीज के बारे में कितने बैक्टीरिया हैं, एल्गी कितने टाइप के हैं, एनिमल्स कितने टाइप के हैं, इनवर्टिब्रेट्स कितने टाइप के हैं, वर्टिब्रेट्स कितने टाइप के हैं, ठीक है, फंजाई हैं हमारे यहाँ, प्लांट्स हैं, ठीक है। ये टोटल स्पीसीज का नंबर है, ठीक। तो ये बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। याद कैसे रखना है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसमें 48% आपके ऑर्थोपोडाज और इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये कंसर्निंग पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। वो कंसर्निंग पॉइंट क्या है कि इतनी बायोडाइवर्सिटी में 48% जो हैं आपके वो इनवर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोडास हैं, ठीक है।
ये आपको दूसरा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा हैं वो हैं क्रस्टेशियंस, 14%। आपकी बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा रोल ऑर्थोपोडा और इन्वर्टिब्रेट्स का, उसके बाद रोल क्रस्टेशियंस का, ठीक है। उसके बाद 70% फंजाई हैं आपके बायोडाइवर्सिटी में, 10% एल्गी हैं, ठीक। फिर ये राउंड वॉर्म्स और अर्थ वॉर्म्स हैं। और एम्फेबियंस देखिए, आप देख पा रहे हैं मैमल्स और एम्फेबियंस सिर्फ 2-2% है, ठीक। मैमल्स 2% है इतनी बायोडाइवर्सिटी में, और एम्फीबियंस 2% है। सबसे ज्यादा ऑर्थोपोडास और इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी का न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये है कि कौन कितनी संख्या में है। अब बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनके हिसाब से बताया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी किस हिसाब से वेरी कर रही है, उसका एक्सटेंशन किस तरीके से है। तो उसका पहला पैरामीटर है लैटिट्यूड, एक पैरामीटर है एल्टीट्यूड, और दूसरा पैरामीटर है हेमिस्फेयर। ये क्या होता है देखिए, ये है हमारा पूरा अर्थ, ठीक। आपको पता होगा कि ये सब जो हैं ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री साउथ, और ये नॉर्थ। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमने क्या किया है, ये हैं लैटिट्यूड्स आपके। इन लैटिट्यूड्स के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी कम होती है ज्यादा होती है। ये लोअर लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री है मतलब 0 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री, ठीक। ये पोल होते हैं 90 डिग्री। तो मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होती है या ज्यादा होती है, इसका एक्सटेंशन है ये। तो कहते क्या है, ये रियलिटी है कि जब आप इक्वेटर से जब आप इक्वेटर से जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो आपकी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है, ठीक है। यानी कि लोअर लैटिट्यूड्स में बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। क्यों, आपको क्या लगता है कि क्यों कम होती जाती होगी? देखिए, जैसे ही आप अपर लैटिट्यूड्स में जाते हैं, ऊपर पोल्स रीजन की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो क्लाइमेट हार्श होना शुरू हो जाता है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। जब हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाएंगी तो वही स्पीसीज पनप पाएंगी जो उनको सर्वाइव कर पाएंगी, ठीक है। ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये रीजन है जिस वजह से अगर आप लैटिट्यूड में ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है, और अगर पोल्स से नीचे की तरफ आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। क्यों, यहाँ पे कम, और नीचे नीचे जैसे आएंगे क्लाइमेट जो है वो सस्टेनेबल क्लाइमेट रहता है, तो स्पीसीज के ग्रो करने का चांसेस ज्यादा होते हैं, और यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो यानी कि पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, और इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अगला आपका है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। कर लिया, यानी कि लोअर लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ जाते हैं हायर लैटिट्यूड में तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है, हायर लैटिट्यूड से नीचे की तरफ आते हैं लोअर लैटिट्यूड में तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है।
यही इन्होंने लिखा है। जब आप जनरली देयर इज एन इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द पोल्स टू द ट्रॉपिक्स, ठीक है, पोल से ट्रॉपिक की तरफ आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, देखिए बायोडाइवर्सिटी यहां आप समझिए, मैंने आपको वैसे भी बता दिया, बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम है, ये आपको यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, क्या ऐसे रिस्पॉन्सिबल रीजन होते हैं, मैंने आपको बताया क्लाइमेटिक रीजन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या क्लाइमेटिक रीजन है, देखिए टेम्परेचर, आपको पता है कि ये जो अपना लोअर लैटिट्यूड का रीजन है, यहां से जब आप ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ तो टेम्परेचर बहुत कम होता चला जाता है। ठीक है, टेम्परेचर लो होता चला जाता है, तो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल हो गया। टेम्परेचर अगर कम है तो बायोडाइवर्सिटी कम दिख रही है, टेम्परेचर अगर मिनिमम है, ठीक है, तो आपको बायोडाइवर्सिटी ठीक मिल रही है देखने को। ठीक है, तो एक रीजन क्या हो गया, टेम्परेचर। दूसरा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भी बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, वर्षा, रेनफॉल। ठीक है, एक बात बताइए, जब आपने बारिश जब पड़ती है किसी पौधे पे तभी तो पौधा अच्छे से फ्लरिश करता है। जब बारिश ही नहीं होगी या हार्श क्लाइमेट होगा तो फिर क्या होगा, फ्लरिश करेगा तो बायोडाइवर्सिटी होगी नहीं होगी। तो प्रेसिपिटेशन जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जी हाँ। तीसरा एल्टीट्यूड, अभी मैं बताऊंगा एल्टीट्यूड कैसे रिस्पॉन्सिबल है। एल्टीट्यूड भी बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, जैसे जैसे आप लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, जब लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी, यानी कि लोअर एल्टीट्यूड में आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक, ऐसे समझिए आप इसको। ये गैंजेट गंगा का रीजन है आपका, ठीक है, यूपी बिहार और ये सब, इनकी ऊंचाई कम है, आपको बायोडाइवर्सिटी हाई मिल रही है यहाँ पे देखने को। ठीक, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं इससे हाइट ऊंची होती जाती है तब आपको देखने को मिलता है, अगर यहाँ पर बहुत सारे तरीके के एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो यानी कि हाइट अगर कम है तो कम हाइट पे आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है, और जैसे जैसे हाइट ऊपर जाती है तो आपको बायोडाइवर्सिटी कम होती नजर आती है। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड भी एक फैक्टर हो गया, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए। अगला सॉइल, सॉइल कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। देखिए, अगर किसी जगह की सॉइल अच्छी है तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स वगैरह अच्छे हो पाएंगे। जब प्लांट्स अच्छे हो पाएंगे तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट एनिमल्स होंगे वो होंगे। ठीक है, और एनिमल्स होंगे तो एक फूड चेन बनती चली जाएगी। तो जहां पर सॉइल अच्छी होगी वहां पर फूड चेन अच्छे से काम करेगी। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन ये होती है कि ये रहा एक प्लांट, ठीक है, इस प्लांट को खाया किसी इसके ग्रासोफर ने, ग्रासोफर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया किसी क्या कहते हैं बाज ने, ठीक है, और उसको खा लिया किसी और ने। तो इस तरीके से ये फूड चेन बन गई। तो एक बात बताइए, जब सॉइल अच्छी होगी तो ये फूड चेन सस्टेन करेगी, और जब फूड चेन सस्टेन करेगी तो आपको ये बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, ये बायोडाइवर्सिटी हाई होगी। ठीक है, तो ये एक रीजन है। ठीक है, तो आपने क्या क्या जान लिया कि बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। एक आपका टेम्परेचर, ठीक है, एक आपका प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, अगला आपका एल्टीट्यूड, वो मैंने बता दिया, लोअर एल्टीट्यूड में बायोडाइवर्सिटी हाई, हाई एल्टीट्यूड में बायोडाइवर्सिटी लो, कम। ठीक है, उसके बाद क्या फैक्टर है, सॉइल, मैंने सॉइल बताया आपको, सॉइल कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया, सॉइल अच्छी होगी, ठीक होगी तो प्लांट्स होंगे, उनके ऊपर, यानी प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर्स होंगे, और जब प्रोड्यूसर्स होंगे तो उनके ऊपर डिपेंडेंट कंज्यूमर्स होंगे। उन कंज्यूमर के भी अपने अपने टाइप हो गए, कार्निवोरस और कार्निवोरस, हाई कार्निवोरस, और सब जब ये होंगे तो एक फूड चेन सस्टेन करेगी और बायोडाइवर्सिटी हाई होगी। ठीक है, अगला है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ज्योग्राफी में सब कुछ आता है, वेदर हो गया, पूरा फिनोमिना हो गया, जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया। तो
तो ज्योग्राफी अगर कहीं की अच्छी है तो जाहिर सी बात है आप गैंजेटिक प्लेन में आपको पॉपुलेशन ज्यादा क्यों देखने को मिलती है, ठीक है, हायर उसमें जाएंगे आप रीजन में पॉपुलेशन धीरे धीरे कम देखने को मिलती है ह्यूमंस की, क्यों, फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन, वेदर अच्छा है, ठीक है, ज्योग्राफी अच्छी है, ज्योग्राफी में सॉइल, सॉइल कैसी मिल रही है, अच्छी सॉइल मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल मिलती है, एल्यूवियल सॉइल होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ज़्यादा हैबिटाट, ज़्यादा ह्यूमंस रह रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हाई है इन स्टेट्स की, ठीक है, सॉइल अच्छी है, वेदर अच्छा है, रेनफॉल ठीक है, रेनफॉल मिल रहा है, ठीक है, सारे फैक्टर्स हैं ये सब, ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं है, ठीक है, सस्टेनेबल टेम्परेचर है, तो ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, ये ज्योग्राफी तो है, ज्योग्राफी है, हार्श ज़्यादा जियोलॉजी नहीं है, जियोलॉजी हार्श नहीं है, क्या है, ज़्यादातर प्लेन्स हैं, मैदान हैं, तो इन सब रीजन की वजह से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ ज़्यादा मिल रही है, तो ज्योग्राफी अच्छी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज, इसका क्या मतलब है, एक फैक्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी को जो अफेक्ट करेगा वो प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। अब देखिए इस चीज को समझिए, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज का मतलब होता है ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फूड चेन को सस्टेन करने के लिए, फूड चेन के सस्टेन करने के लिए, कैसे, इसको समझिए। एक बात बताइए, टाइगर है, टाइगर को खाने के लिए डियर चाहिए, अब किसी इकोसिस्टम में डियर है ही नहीं, तो जब डियर नहीं है तो टाइगर भी नहीं होगा, कब तक रह पाएगा, उसका फूड तो अवेलेबल हो, ठीक, डियर है उसको खाने के लिए ग्रास चाहिए या कोई भी प्लांट्स चाहिए, अब उसी को सिस्टम में प्लांट्स नहीं है तो डियर सर्वाइव नहीं करेगी, जब डियर सर्वाइव नहीं करेगा तो टाइगर सर्वाइव नहीं करेंगे, तो इस तरीके से स्पीसीज जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। जब मैंने आपको एक एग्जाम्पल और बताया था, आपको एक एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, वो मैंने बताया था कि देखिए और समझ लीजिए इसको, एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था कि ग्रासेस हैं, उन ग्रास को खाने वाले ग्रासोफर्स हैं, ठीक है, ग्रासोफर्स को खाने वाले फ्रॉग हो गए, फ्रॉग को खाने वाले स्नेक हो गए, ठीक है, स्नेक को खाने वाले आपके ईगल हो गए, इसको और खाने वाले कोई और कार्निवोरस हो गए, मान लो टाइगर वगैरह और ये सब हो गए, ठीक, तो एक ये चीज है तो इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये, अगर एक भी चीज गई तो ये गई, ग्रासओवर नहीं रहे, ग्रासओवर नहीं रहे तो ये भी नहीं रहे, ये नहीं रहे तो ये नहीं रहे, ये नहीं रहे तो ये भी नहीं रहे और ये भी नहीं रहे, तो पूरा आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक, तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज, ये भी जरूरी है, ठीक है। अब आपका एल्टीट्यूड मैंने बता दिया, लास्ट है आपका हेमीस्फेयर, ठीक है, हेमीस्फेयर क्या चीज है जो बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन को, सॉरी, देखिए ये आपका पूरा अर्थ, ये रहा 0 डिग्री, आधा लैटिट्यूड, बिल्कुल ये आधा कर देता है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है साउदर्न हेमिस्फेयर अर्थ का, ठीक है, तो जो आपको डाइवर्सिटी है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा मिलती है कंपैरेटिवली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फेयर में आपको ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है कंपैरेटिवली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, ठीक, रीजन ये है लैंड कम है, लैंड कम है, एक्वेटिक लाइफ है, ज्यादातर पूरा आपको पानी पानी देखने को मिलता है, ठीक है, जब लैंड कम है, लैंड मास कम है, यहां पर लैंड मास हाई है, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, पॉपुलेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट है, पेड़ कट रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, तो यहां पर कंपैरेटिवली आपको बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है, जबकि यहां पर इंटरफेरेंस भी कम है ह्यूमन का, और एक्वेटिक लाइफ है तो एक्वेटिक लाइफ में वैसे भी बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, ठीक है, तो ये आपके रीजंस हैं जिस वजह से आप देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बजाय साउदर्न हेमिस्फेयर में आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आपका मैंने आज आपका बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, बायोडाइवर्सिटी बता दी, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ने किस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया ये बता दिया,
किन किन चीजों से मिलके बायोडायवर्सिटी बनती है? तो बताइए, बायोडायवर्सिटी किन किन चीजों से मिलके बनती है? बायोडायवर्सिटी मिलके बनती है 3 चीजों से मिलके, ठीक। एक क्या होता है? वेरिएबिलिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनमें वेरिएबिलिटी। दूसरा, ये कहीं रहेंगे तो उनका हैबिटाट, यानी कि उनमें वेरिएबिलिटी, उनके हैबिटाट में, या फिर आप कह सकते हैं इकोसिस्टम में, वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम, ठीक है। और तीसरा फैक्टर बायोडायवर्सिटी में क्या है? डायवर्सिटी बिटवीन स्पीसीज और विद इन स्पीसीज, ठीक है। ये 3 पैरामीटर मिलके आपकी पूरी बायोडायवर्सिटी बनाते हैं, सिंपल, ठीक। तो ये आपका लेक्चर अब हो गया, थैंक यू। आगे हम और पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में, उसकी सर्विसेज वगैरह पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, एंड मैनी मोर। सो थैंक यू सो मच।